रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एक अच्छे खासे गैप के बाद हम दोबारा अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हमने कुछ क्लासेस को हीट स्ट्रोक की वजह से ख़त्म किया। कुछ ईद की छुट्टियों में हमारे पास क्लास आ गई थी जो नहीं हो सकी, तो आई थिंक 2 से 3 क्लास का कंटिन्यूस गैप होने के बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, अच्छा, इन सबकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग जो है मैंने की हुई है, वो आपसे शेयर करना बाकी है। अच्छा, आप में से मॉर्निंग के स्टूडेंट जो होंगे वो अपने एग्ज़ाम से कि अब शायद फ्री हो गए हों, तब उनके पास सिवाय मेरे इस सब्जेक्ट के और कोई दूसरा शायद एग्ज़ाम बाकी ना हो, या हो तो वो कोई जो प्रोजेक्ट्स या कोई असाइनमेंट्स वगैरह टाइप की कोई चीज़ होंगी। ठीक है, या कोई अगर टीचर ने नहीं दिया हो तो बाद में देगा तो वो अलग मैटर है। ठीक है, हमारे पास ये जो कोर्स सर था, इसके अलावा ई कॉमर्स भी है। ठीक है, हमारे पास ये जो कोर्स था मैंने बताया था आप लोगों को, इसके 3 सेगमेंट हैं, 3 पार्ट हैं। एक पार्ट तो एसक्यूएल का था जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास में ड्यूरिंग जो हम क्लास में फिजिकल क्लासेस ले रहे थे उसमें हमने कवर किया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि इसका मैं आपसे एक मिड या क्विज टाइप का लूँगा। ठीक है, तो मुझे वो लेना है। आज की क्लास के बाद हम उसकी डेट डिसाइड कर लेते हैं, और ताकि नेक्स्ट क्लास तक या जो भी हम डेट डिसाइड करें, क्योंकि हमें कब पहले ही ले लेना चाहिए था इसको, इतनी प्रोलॉन्ग इसको लंबा रोक के ना रखें। ठीक है, एक स्किल आपने एक्वायर की है, इसको प्रैक्टिस करके इसको कंक्रीट कर लें अंडर अनलेस कि आप उसको फिर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आप लोग के जहन से फिर ये निकल जाएगी और फिर ये दोबारा आप लोगों को समझना पड़ जाएगी। ठीक है, तो एसक्यूएल की हमें एक क्विज लेना है। मैंने पहले आपसे ये कहा था कि मुझे फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेंट्स के जो डेटा सेट है इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि आप लोगों का आपका वो क्विज ले लूँ। 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए, जो आप मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देंगे। ठीक है, आप मुझे ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपसे ये भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी क्लास के टाइमिंग्स के अंदर ही ऑनलाइन आप लोगों से ये क्विज लेकर विद इन एन आवर आप लोगों से इसकी सबमिशन ले लूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग मुझे कंप्लीट करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास आंसर्स आ गए, वो उनके ही असाइनमेंट को चेक कर ठीक है लेंगे। सर, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन सर आप पहले प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप फोर मतलब कंफर्म है कि आप नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अगर हमारी नेक्स्ट क्लास फिजिकल होती है तो। जो सीआर हैं और जो बाकी जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई और किसी टीचर का कोई प्लान तो नहीं हुआ हुआ। अगर किसी और टीचर का या कोई एग्ज़ाम आपके अपकमिंग नहीं है तो मैं इसको भी साथ साथ प्लान कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आप प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम देखेंगे इसको अकॉर्डिंगली। ठीक है, बस ये कि लेकिन इन जनरल पे दोबारा मुझे अनाउंसमेंट ना करनी पड़े, इस वजह क्लास में बता रहा हूँ। तो दोबारा बस मेरी तरफ से एक मैसेज ही होगा जो एक तरीके से प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी बेसिकली, जो कि मैं आपसे और बाकी सीआर से डिस्कस कर लूँगा। फ़िलहाल मेरी तरफ से एक तरीके से अनाउंसमेंट ही समझ लें, या इसको बात को कंप्लीट होना ही समझ लें कि अब मैं चाहता कि आप लोगों का ये एसक्यूएल वाला पार्ट इसको कंप्लीट करके इसको साइड लाइन कर दें, इसको मज़ीद इसके ऊपर फिर बात नहीं की जाए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें, ठीक है तो एक फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेंट, एक डेटा सेट यही है, और एक डेटा सेट ह्यूमन रिसोर्सेज का ही है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेटा सेट के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। इस डेटा सेट के ऊपर मैं शुरू में चाह रहा था कि आप लोग फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेंट्स के डेटा सेट के ऊपर आप वर्किंग करें। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो डेटा सेट के अंदर आप लोगों को वही चीज़ें ही मिलेंगी जिस तरह के डेटा सेट जिस तरह के का डेटा आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर था। मतलब कि यहाँ पे आपको कंप्लेन आईडी है, कंप्लेंट सबमिशन डेट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या टाइप है,
जो इशू है उसका इशू, सब इशू, ठीक है, रिस्पॉन्स उस पर कैसा है, किस कंपनी का की कंप्लेन थी, ये स्टेट क्या है, जिप कोड, और उसको सर्विस जो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, किस चैनल के थ्रू उसने कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी, ठीक है, और जो हमारे एजेंट ने कंप्लेन रिजॉल्व की उसमें उसने क्या आखिर में कमेंट्स करके रिजॉल्व की है, रिस्पॉन्ड टाइमली था कि नहीं था। तो क्वेश्चन समाओ उसी तरह से ही होंगे कि कितनी कंप्लेंट्स हैं जो हमारे पास वेब के थ्रू आई हैं, या कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी कंप्लेंट्स, कितने डिस्टिंक्ट टाइप की कंप्लेंट्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें जो कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के डेटा के साथ किया था वही इसी के साथ किया है, ठीक है। या आप सेकेंड ऑप्शन यही है आपके पास कि आप चाहें तो ह्यूमन रिसोर्सेज का ही डेटा सेट के ऊपर मुझसे मज़ीद 10 सवाल पूछ सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है, मैं आपके लिए चॉइस पे छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेंट्स के भी आपको दे दूंगा, 10 क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्सेज के भी दे दूंगा, आपके लिए चॉइस होगी कि आप किस डेटा सेट के ऊपर को यूज़ करके वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस यूनिक होंगे, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाएं वो क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके अलावा 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं इन दोनों के क्वेश्चंस बनाकर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और आप लोगों की मर्ज़ी होगी कि आप लोग इसमें जिस पे चाहें उससे आंसर्स लेके मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट ये जो मैंने आपसे पावर बीआई का एक डैशबोर्ड बनवाया था जो मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, आप लोगों के पास भी शायद ये फाइल्स बनी हो। इस तरह से मैंने आपसे एक बेसिक डैशबोर्ड बनवाया था। आप लोग मुझे बता सकते हैं, वैसे तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की थी, लेकिन अगर मैं पावर बीआई की रिकॉर्डिंग कोई इतनी ख़ास है नहीं, अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग अगर आपसे नहीं भी अगर शेयर करता लेट सपोज, तो इसकी जो वर्किंग है इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल चीज़ें हैं नहीं, तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन में ये बात पूछना चाहता कि आप लोगों ने पावर बीआई के ऊपर कोई वर्किंग की है अब तक क्लास में, किसी भी एक स्टूडेंट ने अपने पास डैशबोर्ड बनाया है या इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है? नहीं सर, अभी तक नहीं की है। और बेसिकली एक बात और बताऊँ आपको, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा गया समझ में नहीं आया। तो सर मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल क्लास होगी उसमें अगर आप उसका कंप्लीट एक दफ़ा ओवरव्यू दे दें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आज ही करता हूँ कि आज की क्लास में क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे परेशान हो रहे हैं। सही, मैं आज की क्लास में पावर बीआई की चीज़ें, क्योंकि पावर बीआई का कंटेंट हमने बहुत स्पीड अप होके कंप्लीट कर लिया था क्लास में, आखिर में टाइम कम बचा था और कंटेंट कवर करना था, तो मैं काफ़ी स्पीड अप होके कवर कर दिया था। तो मैं ख़ुद भी सेटिस्फाई इस लिहाज से नहीं था, मैं खुद चाहता था कि एक क्लास या कुछ टाइम अपनी क्लास का पावर बीआई के ऊपर दोबारा लगा दूँ, ताकि उसके बाद आप लोगों को इसका भी एक असाइनमेंट बना के दे दिया जाए, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बेसिकली वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। वो 30 मार्क्स के लिए आपको इसी तरह का एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना के देना होगा मुझे, ठीक है। आप और भी कोई सी इंसाइट इसमें निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही निकालें, आप ये भी निकाल सकते हैं और इसके अलावा भी और कोई निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेटिंग और आपको हर लिहाज से इसको खुद से कंप्लीट करना होगा। पावर बीआई की वर्किंग जितना आप अपने तौर पर खुद कंप्लीट करेंगे उतना ही आपके लिए हैंड्स ऑन स्किल्स अच्छी होगी, और आप इसको जो है अच्छी तरीके से मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं कि ये डैशबोर्ड आपका अपना बनाया हुआ है। आप इंटरव्यू शीट के ऊपर खुद बता सकते हैं, क्योंकि आपने खुद बनाया होगा तो आपको इसकी बारीकियों का और इसकी चीज़ों का पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से बनी है और किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। तो पावर बीआई के ऊपर मैं आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दोबारा दे देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है हमारा, पहले थर्ड पार्ट पे भी आ जाते हैं, वो हमारा जो है वो पाइथन का है। अच्छा देखिए, पाइथन के अंदर क्योंकि हमारे पास कोर्स जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ज़ाहिर है जो हमारे पास वर्किंग करने को है वो
बेसिकली मशीन लर्निंग की वर्क करना है। एक मशीन लर्निंग जो हम अप्लाई करेंगे तब उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पर टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग बैठ के कोडिंग करें, ठीक है, लेकिन इतना हो कि आप लोगों को बेसिक कोड समझना आता हो। ठीक है, कोडिंग तो आप आपके सामने चैट जीपीटी या जितने भी आपके पास इस तरह के एआई टूल्स हैं वो भी आपको कर करके दे देते हैं। और जो आपकी फील्ड है बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें आपको कोडिंग नहीं करना, आपको कभी भी कोड लिखना नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ उतना कोड लिखना होगा या आपको सिर्फ कोड को देख के कोड को समझना होगा और आपको उससे रिजल्ट जनरेट करवाने होंगे। ठीक है, तो बेसिक कोडिंग आपको समझा दूंगा। ठीक है, और बेसिक कोडिंग समझने के बाद कुछ चीज़ें आप लोगों से को करने को दे दूंगा हैंड्स ऑन। ठीक है, आसान कोड में एक तरीके से फाइल बनी हुई फाइल आपसे शेयर कर दूंगा, इसमें कोड लिखा हुआ होगा, आप उसको अपने पास रन करके देख रहे होंगे या उसमें हल्की सी अमेंडमेंट करके देख रहे होंगे, जिससे आपको कोड का जो सेंटेक्स लिखा हुआ है कोडिंग का पाइथन का, वो आपको समझ में आ जाएगा। गेरे पूछ के आपकी हो जाएगी कि ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, देन फिर जब ये वाला पार्ट हमारे पास बेसिक्स का कवर हो जाएगा 1 या 2 क्लास का, उसके बाद फिर हम पढ़ जाएंगे अपनी मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ। सही, मशीन लर्निंग मॉडल मैं आपको सिंपल डिप्लॉय करके दिखा दूंगा। ठीक है, और डिप्लॉय करने के बाद फिर किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ इंटीग्रेट हो रही है और किस तरह से ओवरऑल ये जो हमारे पास जो एक्चुअल जो कोर्स का पार्ट है वो कवर हो रहा है, वो मैं आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूँगा। ठीक है, फिर मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम आपसे किस तरह से लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैंने आपको कोड लिखने को दे दिया तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक कोर्स के अंदर चंद क्लासेस के अंदर आप लोग इस काबिल नहीं होंगे कि आप एक मशीन लर्निंग का पूरा मॉडल खड़ा करके दे सकें मुझे या उसकी प्रेडिक्शन निकाल के दे सकें। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस प्रेडिक्शंस को देखते हुए रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें कि हाँ भाई ये रिज़ल्ट जो है वो ये बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो वहाँ जो रिज़ल्ट आपको जो बेसिकली जो एग्ज़ाम या जो जिससे आपकी चीज़ें होंगी वो मोर रिलेटेड टू कोड नहीं होगा या वो मोर रिलेटेड टू टास्क नहीं होगा, बल्कि मोर रिलेटेड टू एनालिटिकल होगा। आपको उसमें से एनालिटिक्स निकाल के मुझे बतानी होगी बेसिकली। या मैं ठीक है, मेरा इसके लिए जो मेरे अपने जहन में जो एक क्वेश्चन एक जो जहन मेरा जो वर्क कर रहा था कि इसका मैं असाइनमेंट या इसका जो टेस्ट इस तरह से लूँ, तो कुछ क्विज टाइप की चीज़ें मैंने सोचा था कि आपसे क्विज टाइप की चीज़ लिख लूँ कि मैं आपको एक सेंटेक्स दूँ और सेंटेक्स के बाद उसके नीचे उसके 4 तरह के कोड दे दूँ जिसमें से एक कोड सही हो, तो वो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये कोड सही है और ये कोड ख़राब है। ठीक है, ज़ाहिर है वो मैं बहुत बारीक बहुत ज़्यादा कोडिंग के लिहाज से उस तरह का के एमसीक्यूज़ आपको नहीं दूंगा, बीसीक्यूज़ नहीं दूंगा, बल्कि एमसीक्यूज़ दूंगा। और उस एमसीक्यूज़ के अंदर जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो रेलिवेंट आंसर एक ही होगा। ठीक है, उसमें कोडिंग एरर्स वाली चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने एक प्रिंट की कमांड लगाई है तो उस प्रिंट की कमांड के साथ मैंने एक ब्रैकेट बंद करना भूल गया तो आप बोलेंगे ये एक अलग क्या कहते हैं ऑप्शन है, दूसरा अलग ऑप्शन है। इस तरह का नहीं होगा, बल्कि एक आसान आसान और आपकी मेंटालिटी को देखते हुए मैं उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, खैर वो पाइथन पे हम कवर करेंगे, ज़ाहिर है उसके बाद ही करेंगे कि आप पहले अपने 50 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लें ताकि आपको वो वाले पार्ट में काम करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को अपने पास एनाकोंडा अपने पास इंस्टॉल करनी है। ठीक है, एनाकोंडा ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पाइथन के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले कि एनाकोंडा या फिर पाइथन जो है वो विंडोज़ 10 के बाद ही चल पाती है। एटलीस्ट 16 GB रैम और विंडोज़ कौन सी चाहिए,
8 GB रैम एनाकॉन, एक सेकेंड। विंडोज़ 8 एटलीस्ट अगर आपके पास जो सिस्टम है उसमें एटलीस्ट 8 GB रैम और बाकी चीज़ें आपके सामने, ठीक है। तो सिस्टम आपको थोड़ा बेहतर लेना होगा। जो सिस्टम आप हमारे पास लैब में रखे हुए हैं, एक क्लास जो हमारे पास, एक जो इशू हमारे पास जो है कि हम क्लास को लैब में नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हमारे पास जिन टूल्स को हमें सीखना है वो टूल्स के लिए जो सिस्टम वहाँ पे लगे हैं वो इस काबिल नहीं है, ठीक है। तो या तो हम अपने आप को बिल्कुल खुद ओल्डर वर्जन पे लेके चले जाएं और ये पाइथन को सीखे ना, बल्कि पाइथन का रट्टा मार के कुछ और तरीका निकाल लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने का, जिसमें मैं कोई मैनुअल वगैरह दे देता हूँ आपको और आप उससे याद करके आपको मैं क्वेश्चन आंसर वाला टेस्ट एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादती करना हो जाएगी कि आप दुनिया जिस तरफ जा रही है हम उस तरफ को छोड़ के एक बिल्कुल एक पुराने मेथड की तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है आप लोग अपने घरों में सिस्टम से आप लोग कोशिश करें कि ये इसको सॉल्व कर लें ताकि आप लोग इसकी और प्रैक्टिस कर लें और ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें, एनाकोंडा के ऊपर डायरेक्ट आपकी पाइथन सर इसकी तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, पावर बीआई नहीं चल रहा सही से, तो एनाकोंडा कैसे चलेगा सिस्टम पे? पाइथन पावर बी आई और एनाकोंडा ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं। अगर पावर बी आई चल रहा है तो एनाकोंडा भी चल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेड कर लें। एनाकोंडा के लिए एक चीज़ आसानी मैं ये कर दूँ आपके पास, ये इससे तो आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करनी होगी और यहाँ से एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन आपके पास इसके अंदर इंटीग्रेटेड हुई भी है, पाइथन यहाँ से इंस्टॉल खुद ही हो जाएगी और आप यहाँ पाइथन यूज़ कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है, ये पाइथन की फाइल्स में रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है गूगल का प्लेटफॉर्म है कोलैब, ठीक है। कोलैब डायरेक्टली आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप जो है यहाँ पर पाइथन या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने collab.research.google.com वेबसाइट खोली, यहाँ मैं न्यू बुक पे जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे वर्किंग में पाइथन सेलेक्ट किया हुआ था, तो मैंने जैसे न्यू बुक करी हुआ पाइथन की फ़ाइल खुल गई। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको पाइथन वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पेज पे लाइक करने, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन एनाकोंडा बताइएगा प्लीज जरा दोबारा किस तरह से इंस्टॉल होगा। एनाकोंडा किस तरह से बताता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैब के ऊपर आप डायरेक्टली जो है कोड लिख सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, ठीक है। आपकी इंटरनेट की स्पीड इससे डिपेंड करेगी और फिर उस हिसाब से पाइथन का कोड रन हो जाएगा और रीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ की इंस्टॉलेशन की, आप डायरेक्टली सब चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप डेटा यहाँ पर जो यूज़ कर रहे होंगे, पब्लिक डेटा यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको डेटा लोड करने का ही मसला नहीं आएगा, ठीक है। बस यहाँ डेटा लोड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। आपको पहले डेटा अपनी इस कोलैब में लोड करना होगा और फिर कोलैब में लोड करने के बाद उसको यहाँ पर पाइथन के अंदर इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। वरना मोस्टली जब जो डेटा सेट को हम अपने पास लोड करवाते हैं वो डायरेक्ट अपने सिस्टम के अंदर मौजूद किसी भी डेटा फाइल को डायरेक्ट लोड करा लेते हैं, सिंपल जस्ट लिंक को फॉलो करते हुए, जो उसने जो जिस पाथ पे वो फाइल रखी हुई होती है वो पाथ को जो है रीड करवा देते हैं, हमारी फ़ाइल रीड हो जाती है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कोई पाथ देता हूँ कि मेरा पाथ लेट्स सपोज ये है कि सी के अंदर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, सी यूज़र के अंदर
और फाइल है abc डॉट, ये मेरा कोई फाइल है। तो ये इसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो उसको पता ही नहीं कि ये सी ड्राइव क्या है और जो है ये फ़ाइल क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले आपको ये फ़ाइल अपने पास यहाँ लोड करानी होगी और फिर लोडेड फाइल आप दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, इसको आपके सिस्टम का नहीं पता, ठीक है। जबकि यही फ़ाइल अगर मैं यहाँ पर पाइथन में कहीं लोड करूँगा, जिससे कि ये मैंने आपके पास सामने ही मैंने डाउनलोड्स के अंदर से जाके पोकेमॉन डेटा की CSV फाइल लोड की है, तो मेरा फाइल लोड यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट शो हो गई, ठीक है। तो उसमें ये फ़र्क होता है थोड़ा सा। खैर वो साथ साथ जब वर्किंग करेंगे तो सीख जाएंगे। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स का मसला हो रहा होगा तो हम एनाकोंडा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट कोलैब के ऊपर ही वर्किंग कर लेंगे। और अगर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एनाकोंडा, तो आप लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें ताकि हम वर्किंग कर लें। एनाकोंडा इंस्टॉल कहाँ से होगी? anaconda.com पे जाएँ, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लें, ठीक है। लॉगिन रहेगा लेकिन जी चेक योर मेल फॉर डाउनलोड लिंक, यानी ईमेल की वर्दी मुझे। ठीक है, आपके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड नाउ। 3.11 पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दें, जहाँ से भी करेंगे आपके पास। अगर मैक और लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। सर आगे लिंक शेयर करते हैं जैसे एनाकोंडा डाउनलोड करें सिस्टम में, लैपटॉप में। ये मैं शेयर कर देता हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास, ठीक है। जो भी इश्यूज़ आ रहे हो उसको विद इन ये इस पूरे वीक के अंदर कोशिश करके रिजॉल्व कर लें, ताकि आप लोग बस डाउनलोड हो जाए, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर आ रहा होगा, ठीक है। एनाकोंडा नेविगेटर आप ऑन कर लें। सर इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? मोबाइल में कैसे डाउनलोड करेंगे भाई? मोबाइल में थोड़ी चलेगा। सर इसमें कोई विंडोज 7 पे भी चल सकते हैं या नहीं? नहीं, एटलीस्ट विंडोज़ 8। सर मेरे पास तो विंडोज 7 है, अभी क्या सर आप विंडोज 8 का समझते हैं इसको कि हर किसी के लिए तो ये बहुत मतलब मुश्किल होगा। किसी के पास लैपटॉप बड़ी मुश्किल से होता है तो उसमें विंडो 10 तक के ले जाने के लिए तो फिर मुझे अलग एक ही बात बताएं, बात पे चले जाएंगे। जब आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो आपने AI का कोर्स लिया क्यों है? चला लैपटॉप है, तो फिर अब विंडोज 7 है उसमें, अब तो आप विंडो 10 पे करें फिर ये उसकी भी और वही, रिक्वायरमेंट्स इसका बढ़ भी यही जाएंगी। क्वेश्चन है मेरा कि भाई जब विंडोज़ 7 इतना पुराना वर्जन रखा हुआ है और पढ़ने लेटेस्ट चीज़ जा रही हैं, चीज़ें पुरानी रखी हुई हैं,
उसके लिए जब जब लेटेस्ट कोर्स पढ़ने जाने तो अपने आप अपने गैजेट्स सर ये को भी काम लेटेस्ट ग्रुप करना को हो होगा सकता है ना। ना, अगर किसी एक के पास, सॉरी से बात काट रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर दो चार लोग ग्रुप के काम कर रहे हैं और अगर किसी एक के पास भी लैपटॉप है तो शायद मेरे ख्याल में हो जाएगा काम, मसला हल हो जाएगा। सही से बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम आप भी कर सकते देखिए मुझे पता है आप क्योंकि लोगों सर का क्लास में तो ये पास काम होगा नहीं, हम फिजिकल क्लास लेंगे तब भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे सिस्टम तो आएगी। मुझे इस बात का आइडिया है कि ज़ाहिर है आप लोगों के पास सिस्टम का इशू हो सकता है, ठीक है। जब मैं भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे था तो मुझे भी ये सारे इश्यूज़ थे कि मेरे पास इतने अच्छे सिस्टम नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन अब जिस तरीके से ज़माना चेंज हो रहा है तो अब ये एक तरीके से मजबूरी समझ लें कि ज़ाहिर है हम सब ने अपने पास जो मोबाइल रखे हैं वो भी तो लेटेस्ट रखे हुए हैं ना। तो मोबाइल हमारे पास लेटेस्ट हैं तो हम, जो कि हमारे लिए नॉर्मल एक नॉर्मल रूटीन का चीज़ है, तो फिर एक जो चीज़ हमें फ़ायदा देने वाली जो कोर्स जो डिग्री है उसको हासिल करने के लिए तो हमें जो चीज़ अपने पास रखनी होगी वो तो एक एडवांस या उस लेवल की रखनी होगी ना कि जो हमें जिससे हम आगे कुछ सीख सकें कर सकें, ठीक है। विंडोज़ 7 का आप वो देखें कि आप विंडोज़ 7 आई किस ज़माने में थी, कुल कुल 2000 की बात है विंडोज़ 7 जब आई थी। तो एक ज़माना हो गया विंडोज़ 8 को भी ख़त्म हुए हुए, अब तो विंडोज़ 11 पे आ गए हैं लोग। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, उसी सिस्टम के अंदर अगर आप कोई रैम इंक्रीज़ करवा लें, SSD लगवा लें, ठीक है, बमुश्किल 2000-3000 का खर्चा होगा और आपका सिस्टम वो सेट हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि उसमें विंडोज़ 10 के अंदर आराम से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में आप लोग एनाकोंडा अपने पास इंस्टॉल कर लिएगा। अच्छा देखिए एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे, मैंने कहा था नेविगेट वो खोलेंगे आप एनाकोंडा नेविगेटर। तो एनाकोंडा नेविगेटर खोलने के बाद आपके पास देखें ये जो एनाकोंडा का सूट है ये आपको इतनी सारी चीज़ों के ऑप्शन दे रहा होता है, जिसमें आपके पास ये आपके पास CMD प्रॉम्प्ट है, जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है, विजुअल स्टूडियो कोड है, स्पाइडर, ये सब जो है आपके पास पाइथन के जो है वो आपके पास IDE हैं जिस पे आप जो पाइथन के कोड को समझ लेते हैं और पाइथन के कोड का पाइथन को लिखने का, पाइथन को रन करने का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी में से एक है जुपिटर नोटबुक। तो ये बहुत सारे हैं, जुपिटर लैब भी है, जुपिटर नोटबुक भी है, स्पाइडर भी है, VS कोड भी है, इन सब के ऊपर पाइथन रन हो सकती है, ठीक है। एक नीचे और भी होगा पाइचाम, ये भी है, ठीक है। और इसमें से जो इंस्टॉल नहीं भी आप उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी वर्किंग डाउनलोड और करेगा और इसका आपको इंस्टॉल करके आपको जो है ऑप्शन दे देगा कि आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे R एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। R स्टूडियो के ज़रिए R पे आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज और ये भी जो है दोनों पाइथन के हैं, सही। तो हमें इन सबका काम नहीं है, हम मोस्टली जो वर्क करेंगे वो बेसिकली जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। अच्छा जुपिटर नोटबुक क्यों, क्योंकि जुपिटर नोटबुक का जो एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, सेल बाय सेल ही चल रहा होता है। मेरे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ही खुली हुई है, सही। इसके हर एक सेल जो है वो रन होता है, उससे आपको उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहा होता है। कुछ जो एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट डेवलपर मोड होते हैं, इस तरह VS कोड जो वो डेवलपर मोड है, आप पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तभी वो चलेगा। उसका जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये थोड़ा सा डेवलपर मोड के लिए है, कुछ एनालिटिकल मोड के लिए, कुछ डिफरेंट मोड के लिए, ठीक है। तो मोस्टली जो हम वर्किंग करेंगे बेसिकली वो फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो जुपिटर ही है, ठीक है। पाइथन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक ही बात है जुपिटर कर लें कुछ भी कर लें से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो बात हो गई कि आप एनाकोंडा नेविगेटर खोल लें। दूसरा ऑप्शन है कि जब आपको एनाकोंडा नेविगेटर खोलने के बाद आप ये जो डाउनलोड ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम होगा, इसमें तो बोल जाएंगे हम। सर अगर ये डाउनलोड हो जाए ना एक दफा, या फिर अगर हम इसको डाउनलोड करवाते हैं जिन जिन लोगों के पास है, एटलीस्ट ये कि हम फिर क्लास खत्म होने के बाद जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उनको समझा सकेंगे बाद में बिठा के पास अपने कि भाई इस तरह से हो जाएगा। भैया आप मेरे पास लैपटॉप है उसमें डाउनलोड हो जाएगा आराम से, विंडोज 10 भी अपडेटेड लैपटॉप है मेरा। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लें, आपका इस
फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सर मैं फाइल डाउनलोड पे क्लिक किया बट अब वहाँ पे नेविगेटर आया, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गया, वो कह रहा है इंटरव्यू ईमेल और सबमिट कह रहा है, करो। हाँ कर दो, ठीक है ये प्रोवाइड डाउनलोड। ईमेल टू डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करने का कह रहा है वो। कहाँ पर? मैं आप आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ एक उसका। काम ये कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। हाँ ले ले, मुझसे स्क्रीन ले ले प्लीज। मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ एक कर मिनट दिया, रुको। अपनी स्क्रीन ऑन करें। बल्कि मैं लैपटॉप पे डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं होगी सर। अरे कैमरा ऑन कर लें। एक मिनट। कर लें, मसला नहीं, अगर इजीली होया तो कर लेंगे, मसला नहीं। अगर कोई और कर हो रहा जाएगा है सर, कोई मसला नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर। डाउनलोड साइन करो। डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया आपने। देखिए तो आप देखिए डाउनलोड पे क्लिक क्यों? डाउनलोड पे क्लिक करें। हाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, अभी आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो गया होगा। ये डाउनलोड हो रहा है। सही है, वो फाइल डाउनलोड होने दें, फाइल काफ़ी बड़ी है 904 MB है। जी। चलिए जब डाउनलोड होगा फिर इसको करते हैं, ठीक है। हाँ सही, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करना कैमरा होगा। लगे। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें, कैमरा जो आपका है, और माइक भी म्यूट कर दें। सब स्क्रीन शेयर कर लिया अभी। ठीक है, शो है मेरी स्क्रीन। जी सही है, सही सही सही। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ जिनके पास थोड़ा सा सिस्टम स्लो है वो इसको एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कोलैब को, अगर कोलैब उनके पास ओपन हो रहा है, सही है, कोलैब का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। कोलैब का लिंक मैंने शेयर कर लिया है, कोलैब को चेक कर लीजिएगा वो, ठीक है। अगर कोलैब के ऊपर पाइथन उनकी रन हो रही है या फाइल इजीली खुल गई है, ठीक है, तो वो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है। बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है जिस तरह से कोलैब, मैंने ब्लैक डार्क मोड लगाया हुआ तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या लगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम है कि एक सेल उसके बाद इसका रिजल्ट आ रहा है, दूसरा सेल के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, तीसरा सेल के बाद रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सेल में आप कुछ भी लिखें, जो भी पाइथन का कोड लिखेंगे, जैसे आप इंटर करेंगे उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह कोलैब में भी ऐसे ही है, जो आपने लिखा उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, जो आप
कोड लिखेंगे, वो फ़ौरन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा इंटर करने के बाद, और आपको नेक्स्ट लाइन दी जाएगी क्या उस पर कोड और मज़ीद लिखना है। ठीक है, तो इस सेम इन्वायरमेंट पे दोनों वर्क कर रहा है। ठीक है, शेयर कर दें प्लीज। स्क्रीन शेयर कोई भी है नहीं शो हो रही? थोड़ा सा रीज्वाइन कर लेके देखें, क्योंकि बाकी सबके पास तो शेयर हो रही है। हाँ ठीक है, सही है, तो ले जाएं। कोई कॉल आए ना हॉस्पिटल से, हाँ तो अटेंड करके पूछ लेगा कि क्या बात है, बता देगा कि आधे घंटे में आ जाएगा। ठीक है, सही, अनम्यूट कर रहा हूँ। सही है, हैं? अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सही, तो अब हम आए थे दोबारा अपनी जो वर्किंग है पावर बीआई की उसके ऊपर। ठीक है, जब पावर बीआई की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की मैं आपको बताई थी, एक दफ़ा दोबारा को भी बता देता हूँ। थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दिया उन्होंने, अब तक ऐसा नहीं होता था। ये लिंक है पावर बीआई के डाउनलोड होने का, दोबारा शेयर इसे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लेके चले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर। ठीक है, और ये बोलेगा क्योंकि पावर बीआई की ऐप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप इसको ओपन कर दें तो ये आप फ़ौरन माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खुल जाएगा और आपको डायरेक्ट उस जगह पे लेकर आ जाएगा कि यहाँ पे पावर बीआई की ऐप अवेलेबल होगी। ठीक है, डायरेक्ट इस जगह पे लेकर आएंगे, बल्कि इंस्टॉल भी करना शुरू हो गया। मैंने फ़ौरन स्टॉप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सर ये एरर आ रहा है मेरे पास, तो वो एरर मैं आपसे शेयर कर दूं पिक्चर। एरर आपके पास से आ रहा होंगे, आपके पास विंडोज़ 10 नहीं होगी। सही है, या विंडोज़ को विंडोज 7 वगैरह, सर विंडोज 11 है मेरे पास। तो पावर बीआई तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कराया हुआ है। नहीं, मैंने इंस्टॉल से कराया था। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एडवांस ऑप्शन पे चलिए अगर कोई एरर आ रहा है तो। ठीक है, एडवांस ऑप्शन पे आपको एक्जी फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जैसे दूसरा एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये इस जगह पर आ गया। तो ये लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी, डाउनलोड पे क्लिक किया, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 64 बिट है, 32 बिट है, उस हिसाब से अपनी फ़ाइल को क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेंगे, एक्जी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, उस डाउनलोडेड फाइल को इंस्टॉल कर लें, सिंपल। ठीक है, ये दोनों मेथड है आपके पास पावर बीआई को इंस्टॉल करने के। वंस एक दफ़ा आप पावर बीआई को डाउनलोड कर लेंगे तो मैंने आप लोगों को एक ह्यूमन रिसोर्स की एक फ़ाइल भेजी थी। ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स की फ़ाइल को आप ओपन कर लें। पावर बीआई को ओपन नहीं करना, सिंपल वो फ़ाइल को ओपन कर लें। सही, वो फाइल को आप ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस जगह के ऊपर आ जाएंगे। मैंने आपसे ये फ़ाइल शेयर की थी। ठीक है, इसमें डेटा लोडेड था। ठीक है, इस लोडेड डेटा के ऊपर हमने वर्किंग की थी। वो वर्किंग क्या की थी? सर अगर फाइल फिर से शेयर कर दें तो बड़ी मेहरबानी तो होगी। ये एरर ही दे रहा है बार-बार सर, उसमें जब भी इसको डाउनलोड करें तो ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहे हैं? एरर दे रहा है सर, डेजिग्नेशन फोल्डर कंटेन टू स्पेस, दिस कैन cause problem with several conda package, please consider removing this space। दिखा दीजिएगा मुझे स्क्रीन, वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दिएगा, कोई समझ आ जाएगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा उसका कोई ना कोई। मैं सर वो भी कर देता हूं।
सही है। डेस्टिनेशन फोल्डर बोल रहे हैं तो ये जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे इनको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल रही शायद। हाँ, स्पेस का इशू होगा, हो सकता है। 3 स्पेस कम है। चलिए ठीक है, जो भी हो देख लीजिएगा। सही, सर मैंने शेयर किए व्हाट्सएप ग्रुप पे सर। ठीक है, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हूँ। ये तो आप एनाकोंडा का बता रहे हैं। जी सर। अरे हम पाइथन पे आ गए थे, आप एनाकोंडा पे तक बैठे हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर तो ये डाउनलोड किया हुआ था, फिर डाउनलोड से आगे नहीं आ रहा सर। हाँ, स्पेस नहीं है ना आपके पास, ये तो बोल रहा है वो। सिस्टम रिक्वायरमेंट देखे ना इसकी, इसको एक एडिशनल एक अच्छी खासी स्पेस चाहिए होती है इंस्टॉल करने के लिए। सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा देखें, दोबारा एक ओवरव्यू के ऊपर आ जाता हूँ। पावर बीआई में मुझे एक्चुअल बता सकते हैं आप लोगों को किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? खामोशी बता रही है तो कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आ गया। नहीं सर, बन तो रहे थे टेबल्स, बस वो जो आपने ऑप्शंस बताए थे ना चीजें सिलेक्ट करने के, वो ऑप्शन ढूंढने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो वीडियो नहीं मिल रही थी, तो वो एक एक ऑप्शन को जाकर सर्च करना पड़ रहा था, वो बहुत मुश्किल हो रही थी। ये ऊपर वाली ड्रॉ मेरी बन गई। अच्छा, बाकी इसके अलावा और तो एक काम भी करते हैं कि एक बेसिक ओवरव्यू आज दोबारा पावर बीआई का ले लेते हैं। सही है, ताकि सबको क्लियर हो जाए, वीडियो की नीड ही ना हो। सही है, नहीं तो वीडियो शेयर तो हो जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा बस डिले आ गया है मेरे काम के अंदर, इतना कभी भी डिले करता नहीं हूँ, कभी किसी स्टूडेंट को इतना परेशान करता नहीं। आप लोग पहले स्टूडेंट से आपको इतना परेशान कर दिया, ये चीज़ें आप लोगों से अब तक शेयर हुई नहीं है। वरना मेरा जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है, क्लास ख़त्म होते ही नेक्स्ट डे तक उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। तो बस मसरूफियत तो बाकी चीज़ें कोई इस तरह से हैं कि जो है ये तक शेयर हो नहीं सकी हैं आप लोगों से। सर आप एसक्यूएल की कर दीजिएगा, आप फिर उसका क्विज लेंगे। हाँ, उसके मैं कर ही देता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा देखें, फ़ाइल लोडेड आपके पास है। लोड करने का तरीका आप लोगों के पास यहाँ पर सामने से है। ये सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। जो फ़ाइल आपकी जिस फॉर्मेट की है वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और अपनी फ़ाइल को जाकर आप क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर लोड हो जाएगी। ठीक है, पावर बीआई के अंदर फ़ाइल लोड होने के बाद आपके पास जो सामने जो वाइट स्क्रीन आ रही है, ये कैनवास है। सही है, रिपोर्ट कैनवास। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो विजुअल बन जाएगा, सजेस्टेड विजुअल जिसने यहाँ पर अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, पावर बीआई के अंदर एक काम आज ही कवर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सही। सेकंड जो व्यू था इसका हमारे पास वो डेटा व्यू था। यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को देख सकते हैं या डेटा की कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग बेसिक कर सकते हैं, या इस डेटा व्यू के अंदर आप आकर न्यू मेजर्स और न्यू कॉलम्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक न्यू कॉलम कैलकुलेट किया था। ठीक है, एज का कैलकुलेट किया था और एज बैंड का कैलकुलेट किया सर था। आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक सर इसमें आपने एक्स्ट्रा रॉस भी तो डिलीट करवाई थी। एक्स्ट्रा रॉज भी डिलीट करवाई थी, बिल्कुल। अच्छा, एक्स्ट्रा रॉ मैं पावर क्वेरी के ज़रिए डिलीट करवाई थी। एक्स्ट्रा रॉ जो ब्लैंक रॉस हमारे पास आ रही थी बेसिकली। एक दफ़ा दोबारा कर देते हैं। CSV फाइल थी हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स की CSV फाइल ये थी हमारी। मैंने दोबारा CSV क्लिक किया
और ये फाइल अपने पास लोड करी। ठीक है, मैंने लोड कर लिया है ये फाइल अपनी। ठीक है, ये फाइल लोड हो गई। अब इस फाइल को जाके आप चेक कर लें तो आपको ये कुछ ब्लैंक रॉस यहाँ पे नज़र आ रही हैं और उसके बाद डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में जाते हैं। एडिट क्वेरी से आप इसकी पावर क्वेरी मोड के अंदर आ जाएंगे। पावर क्वेरी में बताया था कि बिल्कुल एक डिफरेंट टूल है पावर बीआई का, माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि पावर बीआई के साथ अटैच है। ठीक है, और पावर बीआई का सबसे बड़ा एज यही हासिल है कि इसके साथ पावर क्वेरी अटैच है, जिस वजह से डेटा क्लीन करके साथ साथ उसको लोड करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो डेटा है उसके अंदर आपको बताएंगे ब्लैंक रॉज हैं। उन ब्लैंक रॉज को रिमूव कर लेते हैं। आईडी के कॉलम पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, रिमूव ब्लैंक रॉज। ठीक है, रिमूव ब्लैंक रॉज आपने कर दिया। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड दिएगा मुझे। अब बोले। हाँ, आपने अप्रोक्सीमेटली कहाँ रखी थी? खत्म हो गई है। आज ले आइएगा, तब ये क्लास खत्म हो फिर लाके रखिएगा। मैं जा रही हूँ, लास्ट में जाइएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये डेटा आ रहा है वो उसमें से ब्लैंक रॉज रिमूव हो गई हैं। ठीक है, यहाँ सारे विजुअल्स हैं, बार चार्ट्स हैं, सही है, लाइन एरिया चार्ट हैं, लाइन चार्ट हैं, क्लस्टर चार्ट हैं, सॉरी स्कैटर चार्ट हैं, क्लस्टर, और ये आपके पास डोनट चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, वाटरफॉल है, रिबन है, ट्री मैप है, सिंपल मैप है। ठीक है, कार्ड है। ठीक है, KPIs बने हुए आपके पास, टेबल है, मैट्रिक्स। ठीक है, और अब ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं कि आप पाइथन की स्क्रिप्ट या R की स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए डायरेक्ट ऐसा कोई विजुअल बना लें। ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री है। ठीक है, QA, नैरेटिव्स, इनके बारे में आपको मज़ीद बताता हूँ। ठीक है, या गेट मोड विजुअल्स, आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, तो आप मज़ीद विजुअल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो लोगों ने दुनिया भर से बनाए हैं, आप उनको भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा डैशबोर्ड पे बहुत अच्छे तरह के विजुअल्स बने हुए होते हैं और ये बहुत बेसिक्स विजुअल्स हैं, तो वो नए विजुअल्स जो या एडवांस विजुअल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। डेटा एक दफ़ा लोड होने के बाद इस तरह से हमने ये फर्स्ट पेज बनाया था। हेडिंग दे सकते हैं आप, हेडिंग आपके सामने है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए आप मैंने हेडिंग दे दी, नाम दे दिया। इसकी फॉर्मेटिंग, सारी सब चीज़ों की फॉर्मेटिंग आपके सामने। यहाँ जो आपके पास जो पेन्स आ रहे हैं, ये डिफरेंट पेन्स आ रहे होंगे, इन पेन्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी का माइक ऑन हुआ हुआ प्लीज़ म्यूट कर लें। ठीक है, यहाँ पे डेटा सोर्स आ रहे हैं। ये जिस विजुअल को आप बना रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग आ रही हैं। ठीक है, यहाँ आपने इस पर क्लिक किया
आप इसका साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में आकर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सही है, यहाँ आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सामने ऑप्शन आपके पास आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर हो गया। ठीक है, ठीक है। बेसिक मैट्रिक्स तो आप लोग बना लेंगे अपने पास। ठीक है, ये तो आप लोगों के सामने बिल्कुल आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। दोनों तीनों ऑप्शन है। आपको डिपार्टमेंट वाइज आईडी का काउंट लेना है। आपने डिपार्टमेंट वाइज आईडी ली, आईडी का काउंट लिया। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया, बार ग्राफ में खुद ही कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, यह आपने लिया और यहाँ प्लॉट कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग में वाले पेन में गए। ठीक है, और फॉर्मेटिंग वाले पेन में हर अगेन लिहाज कीजिएगा कैसे किया? डिपार्टमेंट लिया, आईडी लिया, आईडी से ड्रॉप हुआ था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, समराइज़ करके इसको काउंट कर दिया, इसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चाहिए था, आपने वर्टिकल क्रिएट कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यही है कि आपने तो सबसे पहले आपने विजुअल सेलेक्ट कर लिया। विजुअल के बाद आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया कि जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा मैंने आप लोगों को ठीक है। अच्छा, बार बार जो मुझे आईडी को उठाकर काउंट उसमें डालना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने पेज 1 को बनाते हुए मैंने आप लोगों को एक मेजर बनवा दिया था। मेजर क्या होता है, मैंने कहा था मेजर एक फंक्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको आप किसी भी लेवल के ऊपर कॉल कर सकते हैं। जिस लेवल के ऊपर कॉल करेंगे उस लेवल के ऊपर आपको वर्किंग करके दिखा देगा। ठीक है, बार बार हमें काउंट स्टैटिक या काउंट ऑफ आईडी को कॉल नहीं करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर न्यू मेजर को बना दिया था। ठीक है, न्यू मेजर बना लिया था टोटल एम्प्लॉयमेंट के नाम से, टोटल एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, जिसमें मैंने कह दिया था ये काउंट ऑफ आईडी। ठीक है, अब रादर देन कि मैं आईडी यूज़ करूं, ठीक है, मैं आईडी को हटाकर टोटल एम्प्लॉय का ये यूज़ कर लूँ, तो मुझे बार बार यहाँ के समराइज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि ये मेरा जो मेजर है इसके पीछे खुद इसके पीछे खुद काउंट का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं इसको ईजीली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। इसके हर एक ऑप्शंस को जाके आप चेक करें कि इससे क्या वर्किंग हो रही है। सही है, टाइटल ऑफ को ऑन करने से क्या चीज़ हो रही है, टाइटल को छोटा बड़ा करना है, उसकी हेडिंग चेंज करनी है, फॉन्ट क्या रखना है, उसका सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, कितना बड़ा रखना है टाइटल को, कितना छोटा करना है। ठीक है, बैकग्राउंड उसका क्या होना चाहिए। आप कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है। जो आप थीम बनाना चाहते हैं उस तरह की थीम बनाएं और उसको कंप्लीट करें। ठीक है, ये बैक पे आपके जो है
ये चीज़ें आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसकी हेडिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, सही मिनिमम मैक्सिमम फिक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप ग्रिड लाइंस पीछे आ रही हैं, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी 100% कर दी, हटा दिया, इनको थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, डॉटेड हो, डैश हो, सॉलिड हो, जिस तरह की आप चाहते हैं उस तरह की आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये जूम स्लाइडर है। ठीक है, ये क्योंकि अभी हमारा डेटा कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई डेटा हो जिसमें हम उसकी बहुत बारीक तरह बहुत जो है ना जूम करके विजुलाइज करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से जूम स्लाइडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र के ऊपर है कि आप यूज़र को कितनी कितनी इंटरेक्टिविटी दिखा रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। कहीं सब कुछ ज़रूरी नहीं कि आज लगे एक ही सब में लग जाए, यही लेंगे आप इसको लगा सकते हैं बार्स। बार्स कैटेगरी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे है क्या। अच्छा, वो एक के ऊपर होगा, सबके कलर क्या करना, किसी एक का कलर आपको चेंज करना है, सबका कलर चेंज करना है। मैंने इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का ही को कलर को चेंज कर दिया, तो ह्यूमन रिसोर्स का ही कलर चेंज हो गया। आप चाहें तो सबके कलर चेंज कर दें या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये आप चाहें सबसे टॉप उसका कलर चेंज कर लें, खाली बॉर्डर्स ऑन कर दें। ये बल्कि कि हर तरीके से आप इसको डेटा लेबल्स ऑन कर दें। पीछे का जो एरिया है इस पर कोई इमेज लगा दें। ठीक है, सर ये जो डेटा कैनवस है इसको ये जो यहाँ पर है इसको हम क्या अपनी किसी वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में इस तरह के कुछ वर्ड फाइल में मोस्ट प्रोबब्ली इसको जो है वो कर सकते हैं कॉपी पेस्ट या ऐसा पीडीएफ एक पेपर के साथ में लगा। लेकिन इसमें जो पावर बीआई के जो विजुअल्स हैं वो कॉपी तो हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया। ठीक है, लेकिन ये कॉपी हुआ है ये पावर बीआई की हद तक ही कॉपी हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ सिंपल बस पेस्ट कर सकते हैं। पावर बीआई से पावर बीआई आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या पावर बीआई से पावर बीआई नहीं, पावर बीआई की ही फाइल्स के अंदर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप एक्सेल में करते थे कि आपने एक्सेल पे कोई ग्राफ बनाया, आपने उसको कॉपी किया और वर्ड पे लेकर आ गए तो वहाँ पेस्ट हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट के और किसी प्रोडक्ट पे लेके चले गए, पावर पॉइंट पे लेके चलेगा, आउटलुक पे लेके चलेगा, तो वहाँ आ जाते हैं। लेकिन ये इसके जो ग्राफ हैं वो वहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, इसको करने का एक ही तरीका ये है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आप इसको करेंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। ठीक है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो आपके ये जो दोनों शीट्स हैं ये आपके इस तरह से आपका पीडीएफ जनरेट होगी। ठीक है, तो जब पीडीएफ जनरेट जो हुई है ये इसका माइक ऑन हुआ है, फिर प्लीज़ ऑफ कर लें। मैं अपना माइक ऑफ कर दूं। अच्छा, तो ये जो आपके पास पीडीएफ जनरेट हुई है, आप इसका अगर लिंक देखें तो ये आपको लोकल टैब यानी कि इसने टेम्परेरी फाइल क्रिएट की है। तो ये जो फाइल बन के आपके पास खुद ही ओपन होगी, आप इसको आपको सेव एस करके अपने पास किसी पाथ में सेव करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने वर्किंग की है आप उसको कहीं सेव कर लें तो आपको इसको इस तरह से सेव करना होगा। अब आपके पास ये फाइल जो प्रॉपर सेव हुई है। ठीक है, वरना फर्स्ट टाइम जब फाइल बनती है वो एक टेम्परेरी फाइल बनती है। पीडीएफ बनने के बाद अरे पीडीएफ आपको पता है पीडीएफ के जो फॉर्म वो होते हैं फॉन्ट्स, और पीडीएफ का जो वो जो पिक्सल होता है वो बहुत अच्छे पिक्सल्स की पीडीएफ बनती है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसको एक अच्छे पीडीएफ की एक अच्छे पिक्सल्स की पीडीएफ बनी है, क्योंकि आपने मेन रिपोर्ट की बनाई है, ये स्क्रीन शॉट नहीं है। तो आप उसको जितना भी जूम कर लेंगे ये आपको आपकी विजुअल्स को ख़राब नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यही होता है, अगर आपको कोई पावर बीआई की कोई चीज़ को अगर आपको कहीं पर ही कोड करना है और आपको कहीं पर ही
इसका जो विजुअल आपने बनाया इसको शेयर करना है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप इसका स्क्रीन शेयरिंग कर लें, ठीक है, या आप इस तरह कॉपी करके स्क्रीन शेयरिंग कर लें और अपने वर्ड में या जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह से करना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोस्टली हम लोग भी इस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं, या तो पूरी PDF शेयर कर देते हैं या तो जो है इस तरह से कोई विजुअल एक विजुअल की पिक्चर्स लेके शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो विजुअल्स हैं ये तो आप बना लेंगे, ठीक है। पावर BI के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट क्लास में नहीं हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू AI है। तो पावर BI के अंदर भी कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि AI से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो जो AI से रिलेटेड विजुअल्स हैं वो वर्क करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक विजुअल बताता हूँ, उस विजुअल का नाम है आपके पास Q&A, ठीक है। ये Q&A का विजुअल आपके पास रेडी हो रहा है, अभी थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा है। ये पहले आपका डेटा रीड करता है, ठीक है। इसने Q&A का विजुअल आपके पास रेडी कर दिया। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये आप ये समझ लें कि आपने अपने डैशबोर्ड के सेकंड पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पे तो आपने अपना विजुअल रेडी किया, ठीक है। सेकंड पेज के ऊपर आपने अपने ही डैशबोर्ड का QA बना के दे दिया, ठीक है। लेट्स सपोज जो विजुअल आपने बनाए हैं उसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो कि मिसिंग है, या आपका जो एग्जीक्यूटिव है कंपनी का वो चाहता है कि किसी और तरह से कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है। तो Q&A के पीछे जो है ना एक NLP टाइप की चीज़ें चल रही हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपके डेटा को रीड करेगा, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन को रीड करेगा और जो कुछ आपने बोला होगा उसके मुताबिक आपको एक बना के दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर जेंडर वाइज पाई चार्ट बनाया है, ठीक है। बट हमने जो है कौन सा ले लेते हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ें जो हमने अब तक नहीं क्रिएट की उसके अंदर हमने स्टेट वाइज वर्किंग कर ली, हमने एज वाइज कर ली, डिपार्टमेंट, रेस, बर्थडे, जेंडर। चलें, मैं चाह रहा था कि जेंडर जो है ना अपने पास वो पाई चार्ट में नहीं देखूं, मैं उसको बार चार्ट में देखूं। तो मैं बोलता हूँ उसको टोटल एम्प्लॉय इन बार चार्ट जेंडर वाइज, ठीक है। ये मैंने इसको एक क्वेश्चन दिया और उसको एग्जीक्यूट करने को दे दिया। अच्छा, एक सेकेंड, जेंडर वाइज टोटल एम्प्लॉय इन बार चार्ट। ये आगे मुझे खाली फीमेल क्यों दे रहा है वैसे ये, मेल भी तो देना चाहिए ना, फीमेल क्यों दे रहा है खाली ये।
अरे भाई उसने वो पकड़ लिया ना, एक सेकंड दोबारा कर देता हूँ, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, भाई अच्छा वो ठीक है। Tender in contract with अभी फीमेल क्यों नहीं दे रहा? ज़्यादा ख़राब किया हुआ इसने। ऐसे लेकिन इसमें थोड़ी सी ना हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अभी मैं इसको जब मैं क्वेश्चन एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो ये कर क्या रहा है कि जब मैं वॉइस देता हूँ ना तो ये वॉइस नाम को रीड कर लेता है, ठीक है, और इसको एज अ फिल्टर में यूज़ कर लेता है। जबकि मैं इसको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जेंडर वाइज आप मुझे टोटल एम्प्लॉय का काउंट बताएं। ठीक है, तो ये कर ये रहा है कि वॉइस को ना एज अ वॉइस, एक बंदे का लास्ट नेम है तो उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो उसको मुझे करना ये होगा कि इसके सजेशंस में जाकर ना वॉइस को हटा देना होगा। जब मैं वॉइस हटाऊंगा तो ये खुद ही जो है वॉइस को एज अ इंग्लिश वर्ड समझेगा और उसको उसकी वजह से फ़िल्टर नहीं करेगा। इसमें जितने भी लाइन को इसने ब्लू लाइन सर किया कितने हुआ वर्ड ऐसे हैं जितने इसमें ये आएंगे सर? ये कितने वर्ड ऐसे है, सॉरी कॉम्प्लिकेशन कितने ऐसे वर्ड है जिसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी? जैसे वॉइस है, वैसे और भी वर्ड होंगे ना नहीं जो है हमें यहाँ पे। वॉइस पे करता नहीं है। मेरे बात तो पहली मरतबा ही कर रहा है। मैं तो कई दफ़ा वॉइस करके लिखता हूँ, तो मेरी तो नॉर्मल प्रैक्टिस है वॉइस करके लिखना। लेकिन क्योंकि शायद हमारा डेटा में इस तरह से चीज़ें हैं तो ये उसको हैंडल कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन इसको पीछे जो चेंज करने का ऑप्शन है ना, आप ये कर सकते हैं मॉडलिंग में जाकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ना, सजेशंस, री-स्टेटमेंट, टेक्स्ट, क्वेश्चन फील्ड, विजुअल प्रॉपर्टीज, एडवांस ऑप्शन, मेंटेन लेयर एंड अच्छा चलें ठीक है, सही। कोई और सजेशन, कोई और चीज़ सर्च करते हैं। डिपार्टमेंट विद मोस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे खुद ही काउंट निकाल के दिखा दिया। काउंट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने पास बेसिकली एक चैट की एक जगह दे दी कि जिसमें जो बंदा आपका डैशबोर्ड कंज्यूम कर रहा है, अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आपके इस एरिया से, Q&A के एरिया से खुद ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है,
ठीक है। ये विजुअल आपने बनाया नहीं है, लेकिन ये आपने इसको खाली प्रॉम्प्ट दिया कि डिपार्टमेंट एंड रेस विद टोटल एम्प्लॉयज़, तो इसने हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर रेस वाइज आपको डेटा दिखा दिया। मुझे एक सेकंड दिखाइए, मैं रिसीव कर दूँ। ये अब्बू बंद कर दें आप, आके मेरी क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। यहाँ का चेंज कर दें ऊपर आके और बंद कर दें। ओके। अच्छा, ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है डिपार्टमेंट एंड रेस विद टोटल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 10। नहीं, टोटल शो विद 10। टॉप 10 इस पर वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है बाद में करे, अभी नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिक इस पर वर्क हो सकता है। ये जो चीज़ें आपने खुद बनाई भी है ना, सपोज आपने ये बनाया है, आपको ये अगर बनाना नहीं भी आता है तो आपको पता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको टोटल एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालना है, तो आप ये करेंगे यहाँ पे आके सिंपल डिपार्टमेंट विद टोटल एम्प्लॉय सर्च कर लें तो आपको सेम ये विजुअल बन जाए। जैसे ये विजुअल बन जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ वही है जो आप बनाना चाहते हैं। आप इसको, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, टर्न दिस QA इनटू स्टैंडर्ड विजुअल्स पर क्लिक कर दें, तो ये चीज़ आपका स्टैंडर्ड विजुअल बन जाएगी। ठीक है, दोबारा QA पे क्लिक कर लें, दोबारा लिंक पे आके दोबारा QA पे क्लिक कर लें और दोबारा आप यहाँ पे आके ये विजुअल बना लें जो आपने नीचे बनाया था। ठीक है, एज बैंड वाइज आपका एम्प्लॉयड काउंट, ठीक है। तो वर्टिकल इसको समझ में नहीं आ रहा, आपको बेसिकली जस्ट चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है। सेकुलर चार्ट कॉलम चार्ट में आपको बना के दिखा दिया, ये चीज़ बन गई। टर्न दिस QA इनटू विजुअल, आपके पास ये बन गया आगे। ठीक है, ये आपके अपने लिए बनाने के लिए भी आसानी है, और अगर आप QA का सेशन अपने पास अपने डेटाबेस में रखना चाहते हैं, अपने डैशबोर्ड के साथ रखना चाहते हैं, तो आपके पास ये एज अ हेल्प भी आपको करेगा, और ये कुछ सजेशंस भी दे रहा होता है। ये टॉप 10 लोकेशंस निकाल के दिखा देगा, सारी सजेशंस उसके पास ये आ रही हैं। तो ये सजेशंस के साथ आप इसको यहाँ पे शो करा सकते हैं कि जिससे आपका जो यूज़र है उसको और मज़ीद इंटरेक्टिविटी मिल जाएगी कि वो क्या क्या चीज़ें इसमें से सर्च करना चाह रहा है। ठीक है, टॉप लोकेशन सिटीज़ बाय एम्प्लॉय, तो अपने खुद ही लोकेशंस निकाल के दिखा दी इसने। ठीक है, अगला जो विजुअल हमारे पास है वो है हमारे पास की इन्फ्लुएंसर। की इन्फ्लुएंसर पे देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। आपने डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया टोटल एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, डिपार्टमेंट डजंट हैव इनफ डेटा टू रन दिस एनालिसिस, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम
लोकेशन स्टेट वाइज। When analyze is not summarize the sorry total employee wise or इसको department ये थोड़ा सा एडवांस पे चल रहा होता है क्योंकि आपका डेटा बहुत थोड़ा सा है और जिसमें कोई भी जो है ये इसने कुछ दिखा दिया। मेरा एज बेसिकली यहाँ पर आपका जो डेटा सेट है वो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है जिसकी बेसिस पे ये एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वरना ये बहुत अच्छी एनालिसिस आपको दे रहा होता है रन टाइम के ऊपर। मैं देख लेता हूँ फिर भी एक मरतबा। नज़र तो नहीं आ रहा। टोटल एम्प्लॉयज बाय सम ऑफ एजेस जेंडर में हटा देंगे। नहीं चल रहा है तो डेटा नहीं है आपके पास इसको चलाने का, तो फिलहाल छोड़ दें इसको। थर्ड चीज़ आपके पास नैरेटिव्स हैं। यूज Copilot to create a narrative with AI. Choose custom for more control. क्या है अभी तो आईडी थी उसको।
ये देखिए नैरेटिव समरी है ये बेसिकली। इसने खुद से जो है ना यहाँ जितने भी विजुअल्स, 2 विजुअल्स बने हुए, ठीक है, इन दोनों आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ओके सॉरी। अच्छा देखिए यहाँ जो 2 विजुअल्स आपके पास हैं, इन दोनों विजुअल्स को यूज़ करते हुए इसने जो इन दोनों विजुअल्स को रीड करते हुए इसने एक अपने पास एक समरी बना ली है, ठीक है। वो समरी क्या है, वो इन दोनों विजुअल्स के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालनी है। एट 6686 इंजीनियरिंग हैज़ द हाईएस्ट टोटल एम्प्लॉयज़, इट वाज कुछ % हायर देन ऑडिटिंग विद द लोएस्ट टोटल एम्प्लॉयज़ 52, ठीक है। बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंजीनियरिंग के अंदर है, सबसे लोएस्ट ऑडिटिंग के अंदर है। इंजीनियरिंग अकाउंटेड फॉर 30.03 टोटल एम्प्लॉय, टोटल जो इंजीनियरिंग के अंदर 30% डेटा आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। अक्रॉस ऑल 14 डिपार्टमेंट टोटल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 52 टू, इन 14 डिपार्टमेंट के जो आपके पास एम्प्लॉय रेंज जो 52 से 6686 की आ रही है, ठीक है, 52 से 6686 की आ रही है। तो ये कुछ अपने पास से सजेशन दे रहा है। मैं इस नरेशन को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ और अपने पास की जगह बना लेता हूँ और सपोज मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं नरेशन डाल देता हूँ। कस्टम में ही चले जाता हूँ, ठीक है। अब ये नरेशन जो बना रहा है वो इन 5 विजुअल्स को बनाते हुए बना रहा है, ठीक है। यहाँ इसने मुझे पर नरेशन दे दी कि टोटल एम्प्लॉय का ट्रेंड जो है वो आपके पास ये दिखा रहा है। टोटल एम्प्लॉय स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 राइजिंग बाय इतने इतने इन 2 साल के अंदर आपके एम्प्लॉय यहाँ से यहाँ पहुँच गए। वही इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियरिंग का ये अकाउंट है। 8 बैंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके पास इस तरह से आ रहे हैं। तो ये बेसिक अपने पास ये आपको एक वो बना के दे रहा है, नरेशंस बना के दे रहा है, बेसिकली आपके पूरे डेटा की समरी बना के दे रहा है, ठीक है। ये एक बहुत थोड़ी अजीब सी समरी बना के दे रहा है, इस तरह की समरीज होती नहीं है, मोस्टली हम समरीज को अलग तरह से लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं इन समरीज को, ठीक है। ये समरी किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या आप अपनी नरेशन खुद भी बना सकते हैं। मैं ये बताता हूँ कि आप लोग अपनी नरेशन किस तरह बना सकते हैं। ये मैंने इन नरेशंस को ख़त्म किया और अब मैं आपके सामने नरेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन आवर डेटा मोस्ट ऑफ द, बल्कि इसको ये बोल देते हैं टोटल एम्प्लॉय लाइफ टाइम नंबर आर रिकॉर्डेड एज, मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखानी है इसकी टोटल एम्प्लॉयज़ की। मैं यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू करता हूँ और यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि मुझे टोटल एम्प्लॉय की वैल्यू चाहिए। टोटल एम्प्लॉय मैंने विजुअल वो मेजर बनाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे मेजर कॉल किया, ठीक है, यहाँ ओके कर दिया, ये नंबर आ गए यहाँ पर, ठीक है। सर ये जब भी हम लोग ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पीछे आगे कुछ ना कुछ निकला जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है ऑनलाइन में। क्या आ रहा है मतलब ये कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप समझा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हम जारी कर रहे हैं अपनी दूसरी टैब पे, तो वो मतलब प्रैक्टिस हमारी तो वहीं पे रुक रही है, लेकिन आप लेक्चर में आगे निकल रहे हैं तो वो हो नहीं पा रही है सही ना, कुछ ना कुछ। अच्छा आप लोग साथ साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं रुक जाऊंगा ना, मुझे तो पता चल रहा है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे आप लोग कोई मसला है तो मुझे रुकवा दें। अभी तो सर बहुत मतलब रुक गया हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले कर रहा था तो हो नहीं रहा था, अब मैं रुक गया हूँ थोड़ी, तो आप दोबारा बता दिया शुरू से स्टार्ट करूँगा दोबारा। जी सर ठीक है सर।
ठीक है, इसका आप फ़ॉन्ट बड़ा कर दें, 16 का फ़ॉन्ट कर दें। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज highest number of employees department wise department analysis we have इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा है, तो आप इंजीनियरिंग को निकालने के लिए आपको यहाँ पर अब वैल्यू ऐड करना होगा और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट, अच्छा अब यहाँ पर अब थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आप लिखेंगे, ये आपको वैल्यू नहीं देगा। वी हैव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और इसने यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं दिया। इंजीनियरिंग क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा कॉलम कॉल किया हुआ है। जब आप यहाँ पे कोई क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग दिखाएगा। यहाँ पे अगर ऑर्डरिंग कर देंगे तो आपको ऑर्डरिंग दिखा देगा। ठीक है, तो लेकिन फिर इस तरह करने से होगा ये आपका जो आपने जो नरेशन यहाँ पे लिखी है वो गलत हो जाएगी। डिपार्टमेंट एनालिसिस वी हैव अकाउंटिंग विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं आपके पास तो इंजीनियरिंग की सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको करना ये होगा कि जिस तरीके से आपने एम्प्लॉय का एक मेजर बनाया उस तरीके से आपको एक और मेजर बनाना होगा जिसमें आप टॉप वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप टॉप वैल्यू निकालेंगे तो आप उस टॉप का मेजर कैलकुलेट हम कॉल करेंगे तो यहाँ खुद ब खुद आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग ही आ रहा होगा। ठीक है, टॉप 1 वैल्यू चाहिए मुझे, किस टेबल से चाहिए? हमें सोर्सेज से चाहिए। ऑर्डर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप उसको कहते हैं सही बना हुआ ही है, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है। देखना पड़ेगा। तीन मेजर बनाने पड़ेंगे। एक सम सैलरी जो कि हमारा काउंट का बना हुआ है, रैंकिंग कर रहा है,
रैंकिंग पार्ट रैंक रैंकिंग डिपार्टमेंट चुनी ले रहा भी सही बना नहीं है। डिपार्टमेंट टॉप 1 नंबर ही दे रहा है क्योंकि मैंने विजुअल गलत बनाया, लेकिन इस तरह से हम विजुअल सही करके जो टेक्स्ट के एडवांस ऑप्शन है वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से वर्किंग करके आप अपनी कस्टमाइज समरी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो कि आपको एक डेटा को प्रेजेंट कर रही होगी और जिस हिसाब से आप डेटा चेंज कर रहे होंगे उस हिसाब से आपके नंबर को चेंज कर लूँगी। इस तरीके से पहली वाली समरी हमारी जो है वो तो सही है कि जब हमने किसी भी लेवल के ऊपर अपने डेटा को फ़िल्टर कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइफ टाइम काउंट आ गया है वो 6924 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू 6924 ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो नैरेटिव्स आपके इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो नैरेटिव्स हो गए, क्यूए हो गए, डिकम्पोजिशन ट्री तो बहुत आसान है, ये एआई बेस्ड नहीं है। आपने डेटा को ठीक है यूँ दिखा सकते हैं। और कुछ भी है बल्कि इस तरह से करने के अपने डेटा को आप पहले स्टेट वाइज डाल दें, स्टेट के बाद सिटी वाइज डाल दें। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, ओहायो बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओहायो के अंदर किस सिटी के अंदर आपका डेटा है। ठीक है, और इसके अंदर फिर डिपार्टमेंट वाइज आ जाएं आप, टॉप पर डिपार्टमेंट आ सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद आप रेस से भी लेके आ सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो आपके पास रेस वाला आ जाएगा। ठीक है, रेस के बाद आप इसको जेंडर पे लेके चले जाएँ मज़ीद। तो जेंडर को आप नीचे कर, ठीक है,
ठीक है। तो अपने डेटा को जिस ये अब यूज़र के ऊपर आप या बना के दे दें कि वो जिस लेवल के ऊपर भी जाके देख सकता है, वो देख जाके डेटा को विजुअल कर सकता है। ठीक है, यहीं पर ही आप उसको ऑप्शन दे दें। आप डिपार्टमेंट यहाँ डायरेक्ट रेस के हिसाब से देख सकते हैं, डायरेक्ट इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, रेस के बाद आप सिटी लेवल, रेस के बाद सिटी लेवल के ऊपर आ गए। ठीक है, उसके बाद आप जेंडर पे आ गए। तो जिस भी लेवल के ऊपर आप उसको यूज़र को बना के देना चाहते हैं, उस भी लेवल के ऊपर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन आपको हर लिहाज से ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है, तो इन सबको यूज़ करते हुए, ख़ासतौर पे एआई विजुअल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी समरीज़ को रेडी करें और इसको फिर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे सबमिशन लूँगा इसकी। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, नैरेटिव वाला? आप लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा एडवांस नैरेटिव नहीं, लेकिन बेसिक नैरेटिव अपने पास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि ये नैरेटिव वाला पार्ट क्लियर हो गया है या इसमें कुछ और कंफ्यूजन है बाकी है? जी सर, हो गया। जी सर, आसान चीज़ें, लेकिन ये जो है आपके ये एडवांस हैं। पहले नहीं, पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ये एआई विजुअल्स आपके सामने अब आ गए। ठीक है, रिबन चार्ट को यूज़ कर लें। रिबन चार्ट को यूज़ करके आप डिपार्टमेंट वाइज और जेंडर वाइज अपने डेटा को डिपार्टमेंट वाइज अपने डेटा को वाइज और उसको करते हैं जेंडर। पर यहाँ पर नेटवर्क डेटा बहुत लिमिटेड है इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे विजुअल यूज़ हो नहीं सकते। तो इसको हटा दें, इसको कोई जरूरत है नहीं है। एज के ऊपर वैसे डिपेंड कर रहा था वैसे भी। इसके अंदर हायर रेट यूज़ करना, हायर रेट। ठीक है, तो आपको 5 साल के अंदर
जिस लिहाज से डिपार्टमेंट में हायरिंग हुई है उस तरह का ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। तो रिबन चार्ट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चार्ट्स हैं, मल्टी रॉ कार्ड अपनी तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ये सिर्फ समरी के लिए है बेसिकली। आपने एम्प्लॉय वाइज आपने अकाउंट दिखा दिए, यहाँ पर सिर्फ अकाउंट दिखा देंगे, टोटल अकाउंट आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे विजुअल्स दिखाए थे, इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। दोबारा टोटल एम्प्लॉयज़ डाल दें, 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ आ गए, लोकेशन वाइज आ गए, सही है। लोकेशन वाइज टोटल एम्प्लॉयज़ और टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ आ गए। लोकेशन वाइज हटा के आप जेंडर वाइज दिखा दें, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी, जिस तरह से वर्किंग शो कराना चाहते हैं उस तरह से शो कर दें। या आप जो डिपार्टमेंट और रेस वाइज अपना टोटल एम्प्लॉयज़ दिखा दें, सिर्फ रेस वाइज दिखा दें, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड से आप इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अच्छा, आप जो मुझे वर्किंग शेयर करेंगे वो डायरेक्ट पावर बीआई की फ़ाइल शेयर कीजिएगा, ठीक है। मुझे पीडीएफ शेयर नहीं कीजिएगा, पूरी मेन पावर बीआई की फ़ाइल ही शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको इजीली देख सकूं और जो फ़िल्टर्स आप लोगों ने लगाए होंगे उसको भी एनालाइज कर सकूं, ठीक है। ठीक है सर। फिलहाल क्लास को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। तो पावर बीआई का भी अगर और कुछ कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछना चाहता है पूछ ले, सही। मुश्किल नहीं है, पावर बीआई को खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अब तक इसकी क्वेरीज आपके जहन में रहेंगी। हाथ हैंड्स ऑन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर क्या कहते हैं, जो आपने लास्ट 3 कॉलम बनाए थे ना बैंक एज बैंड के, वो थोड़ा सा एक दफा सा बता दें, मतलब किस तरह कोडिंग के मतलब पे हो रहे हैं, क्या कहते हैं अपना एसक्यूएल यूज करनी पड़ती, क्या यूज करनी पड़ती है, वो कमांड जो होती है। कहाँ बात कर रहे हैं? सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आप लास्ट कॉलम जो बनवाए थे ना जिसमें एज बैंड मतलब एक एज लिमिट अच्छा, बनवाई थी, वो सर आपने लास्ट 3 कॉलम किया। ये सिंपल इफ़ के फॉर्मूले से बनाए हैं ना, जिस तरीके से हम एक्सेल के अंदर इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम एक्सेल वाला ही फॉर्मूला लगाया है इफ़ का। अच्छा, ये एक्सेल वाला फॉर्मूला है जी, इसमें, मतलब वो जो एसक्यूएल यूज नहीं होती। नहीं एसक्यूएल वाला नहीं है ये। मैं फॉर्मूला वैसे आपको फॉर्मूला भी शेयर कर देता हूँ ताकि इशू ना हो। वैसे जी क्लास में शेयर हुआ वही होगा ये। एक चीज़ अभी जो सोच रहा था, हाँ अच्छा, ये जो क्यूए वाला पार्ट जो हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सही। इसके अंदर बातों का इशू ये आता है कि हमारे पास हमने हमारे जो पास जो डेटा है उसके जो हेडर्स हैं उनका नाम कुछ और है, उनका नाम और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसमें फ़र्क है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसका नाम डिपार्टमेंट तो है। लेट्स सपोज़ आपके पास जो ये कॉलम है उसका नाम चेंज करना मुश्किल है।
लेट्स सपोज हमारे पास जो ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट का, इसका नाम डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि DEP है, सही। DEP से हमें तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो ये कॉलम है डिपार्टमेंट का है, सही। लेकिन इस तरह का कॉलम जब आप इस पर आप वर्किंग करेंगे QA के ऊपर, तो वो QA को समझ में नहीं आएगा कि DEP से बड़ा डिपार्टमेंट है। इनके अगर आप इसको बोले हैं कि डिपार्टमेंट, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि पहले समझ पा रहा था, क्योंकि पहले आपके कॉलम का नाम डिपार्टमेंट था, अब आपके कॉलम का नाम हो गया DEP, ठीक। इस तरह का कोई भी जो कॉलम हो या जिसके सिनोनिम्स अवेलेबल हों, आप टोटल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय काउंट भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ही बोल सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो उसके आप सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, सही। वो सिनोनिम्स कहाँ से ऐड होंगे, आप मॉडलिंग व्यू में जाएंगे और जो भी आप कॉलम सेट करें क्लिक करें तो इसके यहाँ सिनोनिम्स आ रहे हैं। सिनोनियम में DEP आ रहा है, आप यहाँ कॉमा करके उसको कर दें डिपार्टमेंट, सही है। डिपार्टमेंट के अलावा आप डिपार्ट भी बोल दें, सही हमें है ना, कुछ भी लिख सकता है। जब आप इस तरह से करेंगे, अब जब आप डिपार्टमेंट लिखा तो ये अब यहाँ पर डिपार्टमेंट को उसने रीड कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, एक आम बंदा ये लिख सकता है अगर उसको डिपार्टमेंट के साथ टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चेक करने हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो उस लिहाज से मैंने अपना सेंटेंस जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये रीड नहीं कर पा रहा है, ये एम्प्लॉय को ही रीड नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मेजर बना हुआ था वो टोटल EMP के नाम से था। इसका भी ये कर लेते हैं, मॉडलिंग व्यू में जाते हैं और टोटल EMP पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और टोटल EMP के सिनोनियम में टोटल ऐड कर देते हैं, टोटल एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, काफ़ी है। ये दो आपने ऐड कर दिए, 12 आ जाए, ठीक है। अब डिपार्ट विथ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपने लिखा तो इसने रीड कर लिया, ठीक है। यानी कि अभी आपके इस डेटा के ऊपर ठीक है। तो सिनोनिम्स आप ऐड करते रहेंगे तो आपके पास यहाँ पर उस हिसाब से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ये हर एक कॉलम के नेम को सिनोनिम बना देता है, लेकिन आप उसके अलावा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट नेम या लास्ट नेम है, आप इसको एम्प्लॉय नेम के आपका भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। या जॉब टाइटल है, आप इसको डेजिग्नेशन का भी नाम दे सकते हैं। आप इसकी सिनोनिम्स में जाके इसको डेजिग्नेशन का नाम दे दें, सही। तो अगर उसने डेजिग्नेशन से के नाम से किसी ने सर्च किया हुआ है,
या जॉब टाइटल आपका मिला हुआ है, आप उसको सिंपल भी बना दें, जॉब स्पेस टाइटल। ठीक है, तो अब आप जब भी वर्किंग करेंगे तो आपको सर्च करने में भी आसानी होगी, और सर्च करने के बाद रिज़ल्ट फाइंड करना भी आपके लिए या जो यूज़र के लिए मज़ेदार हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये बेस कर रहा होता है उन लैंग्वेज के ऊपर जो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। सही, जो डिपार्टमेंट का नाम या जो आपने जो डेटा जो रीड करवाया हुआ है उसके जो हेडर्स हैं, उन हेडर्स को रीड करते हुए डेटा को बना रहा होता है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए आपको सिनोनियम्स ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लियर है ये वाला पार्ट? जी सर। ठीक है, तो और कोई बात पॉइंट है इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर, जो आप लोगों को क्लियर नहीं है? प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर पूछेंगे अगर कुछ मसला होगा। सही, तो मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से आप शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई शेप ऐड कर लें, सही है, उस शेप के अंदर आप विजुअल बना लें। ठीक है, इस शेप के अंदर आप चाहें तो ये आप इसके जाके पीछे फॉर्मेटिंग में जाकर बैकग्राउंड इसको ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये हट गया। विजुअल कलर के अंदर आप इसको कॉल आउट वैल्यूज़ का कलर आप ब्लैक की जगह इसको वाइट कर दें। ठीक है, तो अपने विजुअल को इस तरह से बना सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें आपके अपने हिसाब से कस्टम विजुअल बन चुका होगा आपका। ये वो तरीके हैं जो वर्क कर के चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, ये मैंने जो डैशबोर्ड आपको बनाया वो बहुत बेसिक है। भाई इसी डैशबोर्ड को लोग इन सब टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी तरफ से बहुत अच्छा से बना रहे होते हैं। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है, बस वो उनके हाथ का कमाल होता है। ठीक है, और इन टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, बाकी सब वो कुछ भी नहीं होता वो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल क्लास को भी यहाँ पे रोक देता हूँ। मैं सीआर से जो क्लास के हैं वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अटेंडेंस शेयर कर दें। ठीक है, और मुझसे फिर आज रात तक कांटेक्ट कर लें कि एसक्यूएल की जो हमारे पास जो क्विज़ होना है उसको हम नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर लेते हैं, ताकि आप लोग का एसक्यूएल वाला पार्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इस दौरान आप लोग इस वीक एसक्यूएल की प्रैक्टिस भी कर लें और साथ साथ एनाकोंडा को सॉल्व कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम पाइथन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकें। ठीक है सर। ठीक है, अटेंडेंस मुझसे शेयर कर दीजिएगा अपनी क्लास की। ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। सर ओके, मेरी रिकॉर्डिंग्स और ये फाइल्स आपसे शेयर कर दूँगा आप लोगों से। सर पाइथन की सिर्फ थ्योरी नहीं कवर कर सकते हो? पाइथन की क्या?
पाइथन की जो थ्योरी है और जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दो ही सर काफ़ी हार्ड हैं। पाइथन पे जाएंगे तो पाइथन 2-3 क्लासेस के में लिए मैं या आप लोगों को जो है थोड़ा सा आसान ही रखूँगा, जो मुझे आइडिया हो रहा है। तभी मैं चाह रहा था कि पाइथन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा एसक्यूएल का टेस्ट ले लूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जी जो क्वेरी टाइप की चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए कितनी, किस हिसाब से हैं आप लोगों के लिए, कितना हार्ड रहेगा कितना आसान रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं पाइथन को ठीक उसी ग्रैनुलैरिटी के ऊपर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू।